एक्सक्यूज मी। आई होप कि सब कुछ क्लियर आपको नजर आ रहा है। ओके, अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं सिलिकॉन की। 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, राइट। वही जो पिछली इक्वेशन है उसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक। सारी वैल्यूज आपको पता है, Eg की वैल्यू भी आपको पता है, टेम्परेचर भी आपको पता है, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K भी पता है। जब ये टेम्परेचर होगा तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। आई का मतलब इंट्रिंसिक होता है एक्चुअली, मतलब इंट्रिंसिक डेंसिटी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फॉर सिलिकॉन वो है 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है ये ज़रा सोचो। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिलिकॉन क्रिस्टल हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिलिकॉन क्रिस्टल, तो इसमें 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। यस, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स अ ह्यूज नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कंडक्ट कर सकते हैं एट दिस टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे तो शायद ग्राफ के मुताबिक डेंसिटी बढ़ जाए। जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ग्राफ ये बताता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, राइट। तो ये इस तरह के कुछ फिगर्स हैं छोटे मोटे। आप इस इक्वेशन के तहत ही इस इक्वेशन में कुछ और वैल्यूज डाल के आप अपनी कैलकुलेशंस डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स वाली बात भी है कि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें ना इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एवोगाड्रोस नंबर वगैरह लगा के कुछ दूसरी कैलकुलेशंस हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो नंबर ऑफ एटम्स जिसके बनते हैं इसमें एटम्स हैं 5 × 10⁻22। दैट मीन्स के जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है उसमें 5 × 10⁻22 जितना बनता है उस तरह के ये SI का एक पूरा एरे है। और उस सारे में से 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो सकते हैं एट 300 केल्विन। 300 - 273 जितना बनता है सेंटीग्रेड में, देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वज़ार रज़वी साहब ने तो इसको लिखा है कि इन दिस सेंस एट दिस टेम्परेचर ये एक पुअर कंडक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है, कहते हैं इसको सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर मीन्स कि पूरी तरह से कंडक्ट नहीं करता। सिलिकॉन को आप हाथ लगाएंगे आपको शायद उस तरह का शॉक ना लगे,
लेकिन अगर कॉपर की तार हो जिसको 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, आप उसे हाथ लगा के तो देखें, लगाइएगा नहीं खुदा ना खास्ता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कॉपर इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर। तो चलें अब ज़रा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये जो डेंसिटी वाली बात है ना, ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा अगला एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। होल्स, होल्स का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से आपने एफएससी की फिज़िक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये चीज़ें। मैं भी अभी बताने लगा हूँ, थोड़ा एक दफ़ा रिकॉल कर लो कि यार वो होल्स, वो चक्कर था क्या एक्चुअली होल्स वाला। दोबारा से मैंने वो भी जो क्रिस्टल बनाया था सिलिकॉन का, वो दोबारा बना रहा हूँ, पूरा नहीं, थोड़ा सा। एक्चुअली ये मैंने 3 डिफरेंट फिगर्स बनानी है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बनाऊंगा। लेट्स से, अब ज़रा मेरी बात गौर से सुना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस लेक्चर की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ गौर से सुना। एक सेकंड में ज़रा सेट कर लूँगी। ये आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। एज्यूम करो कि ये पूरा वो एक एरे सारा बना हुआ है। मैं एक पास एक छोटा इस एक एटम की हद तक ही आपको ज़रा बता रहा हूँ समझाने की खातिर। लेट्स से कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कोई कंडक्शन का कोई प्रोसेस होने को है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया किसी वजह से। टेम्परेचर ज़्यादा होने से मैंने आपको क्या बताया अभी स्टार्ट में कि जो कोवलेंट बॉन्ड इसका होता है, ये कहीं ना कहीं से कोई बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं से कंडक्शन हो जाती है। वो बात अब मैं ज़रा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इधर एक खाली जगह बच गई कि यहाँ पे अब कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ होल। ये जो खाली जगह बची है ना जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसको मैं कह देता हूँ होल, HOLE। और ये हुआ एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। एज्यूम कोई भी टाइम था, मैंने इसकी एक तरह से स्नैपशॉट ले ली कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 0। अच्छा बाय द वे, आप इंजीनियरिंग में काफ़ी जगह पर ये चीज़ें करते आएंगे, पहले भी शायद आप करते रहे हो जब आपने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वगैरह पढ़ा हो। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वो टाइम जब हम रिस्पॉन्स को स्टडी करना शुरू करें। t इज इक्वल टू T1 का मतलब कि जब हमने अपनी पहली रीडिंग ली। t इज इक्वल टू T2 का मतलब जब हमने अपनी दूसरी रीडिंग ली। वो रीडिंग आप 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद या 10,000 साल बाद भी हो सकता है, बट समझाने के लिए हम इसको नॉर्मली जो लेते हैं ना, t इज इक्वल टू 0 जब हम अपने रिस्पॉन्स को स्टडी करना शुरू करें, t इज इक्वल टू T1 जब हमने पहली रीडिंग देखी, t इज इक्वल टू T2 जब हमने दूसरी रीडिंग या तीसरी रीडिंग जितनी भी इसको देखते जाएंगे। तो t इज इक्वल टू 0 जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला, जब मैं रीडिंग लेना अपनी शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास एक होल था। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा है, बड़ी मतलब हैज़र्ड सी सिचुएशन है। तो ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड था,
इस सिलिकॉन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस सिलिकॉन का भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर निकल के आया और उसने इसको फिल कर दिया। ये कब हुआ? T = T1। अब मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। अब देखो जरा, यहाँ पे पहले होल था, मैंने कहा एट एनी टाइम T = T1, यानी कि जब मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ, इसकी मैंने तस्वीर खींच ली। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यार जो यहाँ पे आपके पास ये होल था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने निकल के इसको फिल कर दिया। इधर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये ऑलरेडी इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, तो क्या ख्याल है यहाँ पर भी एक होल आ जाएगा ना? चलो जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब होल पहले यहाँ पे था, अब होल यहाँ पे आ गया एट T = T1। उसके बाद अगले टाइम पे क्या हुआ? अगले टाइम पे देखो, लेट्स से अब मामला कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक होल था, यहाँ पे भी तो बॉन्ड बना हुआ था ना। किसी तरह कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि यहाँ से टूटा बॉन्ड और इसने इसको आके फिल कर दिया इस इलेक्ट्रॉन ने। तो अब यहाँ पे आपके पास होल बच गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली कहानी हो क्या रही है? जो चीज़ इधर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, वो ये कि ये जो होल है ना, वो राइट साइड पे मूव करता जा रहा है। होल आपके पास राइट साइड पे मूव करता जा रहा है। जब होल मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या? होल का मतलब है खाली जगह कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक, जब होल राइट साइड पे मूव करेगा, इसका मतलब यह है कि पिछले होल को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पीछे गया, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इस पिक्चर के मुताबिक। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना यहाँ? तो यस, इस जगह पे करंट फ्लो कर रहा है। तीन चार क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे थे यहाँ पर। वेयर डू चार्ज कैरियर्स कम फ्रॉम? चार्ज कैरियर्स कैसे आते हैं मुझे बताओ। चार्ज कैरियर्स है क्या? चार्ज कैरियर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन या होल आपस में मूव करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास चार्ज कैरियर्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर डू वी हैव? आपके पास चार्ज कैरियर्स किस टाइप के हो सकते हैं? चार्ज कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, चार्ज कैरियर्स आपके पास होल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा होल्स की जहाँ तक बात है ना, होल्स की बात आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ेंगे, बाकी पावर वगैरह में होल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। होल्स वाली बात आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मेनली पढ़ेंगे। ये दो क्वेश्चन हमारे एड्रेस हो चुके हैं। हाउ कैन यू मॉडिफाई द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, डेंसिटी वाला मैंने अभी आपको बात बताई है। इसको मॉडिफाई किस तरह करना है ये अभी थोड़ी देर में इधर आएगा। हाउएवर, हाउ डू चार्ज कैरियर मूव? ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसको अभी मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स मूव किस तरह से करते हैं। जब होल्स अगर राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक, कन्वेंशनल करंट की आप बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी वो जो कन्वेंशनल करंट वाली जो बात है ना कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं,
वो बात भी शायद थोड़ी सी समझ आ गई। तो अब ज़रा हाउ कैन वी मॉडिफाई द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स वाली जो बात रह गई है, अभी थोड़ी देर में हम इसको ज़रा एड्रेस करते हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि कोई पॉइंट मिस ना कर दिया हो मैंने। लेट मी सी फर्स्ट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ड्यू टू होल्स होता है, ये इतना स्लो क्यों होता है? मैं वैसे बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो ड्यू टू होल्स होता है ना, ये प्रोसेस स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, यानी कि मेटल्स में आराम से आप कहीं से करंट इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स दें, वो इलेक्ट्रॉन पिछले को रिप्लेस करते चले जाएंगे और जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती चली जाएगी। जबकि ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे बड़ा स्लो प्रोसेस है। स्लो होने की वजह ये है कि ये प्रोसेस है एक्चुअली ट्रैप एंड रिलीज। ट्रैप का मतलब जिस तरह माउस ट्रैप करते हैं, चूहे को पकड़ लेते हैं, वो जो होती है उसकी, यार क्या कहते हैं उसे, एनीवेज पहले ट्रैप किया फिर रिलीज किया। होल्स वाले जो प्रोसेस था कि पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया फिर रिलीज किया। ट्रैप एंड रिलीज की बेसिस के ऊपर ही यहाँ पे आपके पास ये फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये इसकी जो एफिशिएंसी है ना करंट फ्लो की, वो ज़रा कम हो जाती है। जबकि जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो तो बस आप लगाओ और ठाका, उधर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये T = 2 लिखना हो गया। तो एनीवेज दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जो कंडक्शन होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। और इंटरेस्टिंगली अब आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इसी स्लो कंडक्शन को यूज़ करते हुए, इसी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी की पूरी डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स बनाए गए और आपकी दुनिया चेंज हो गई। आप लोगों को पता है इस बात का। इन्हीं स्लो प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोगों ने यूज़ किया। हम लोगों ने तो नहीं, हम तो खैर पाकिस्तानी निकलनी गाँव में, अल्लाह में हिदायत बाल जिन्होंने एक्सेल किया दुनिया में, अल्लाह में हिदायत है। एक और चीज़, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि प्योर सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ऐसा क्यों है? सोचो ज़रा, वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर इसको प्ले करना जब मैं बताऊँ। देखो बात यह है कि प्योर सिलिकॉन एक पूरी का पूरा एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, यानी कि प्योर सिलिकॉन में जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे सात के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सात के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड सारे का सारे, पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ। फ्री होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही उसी वक्त। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो अपना होल छोड़ के निकलेगा, जब उसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो वो अपना होल छोड़ देगा। तो जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बराबर के होल्स होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे।
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसको हम लोग अभी ईटा आई एन आई डेंसिटी कह चुके हैं। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n, नंबर ऑफ होल्स हैं p, तो n इज इक्वल टू p। ओके, और ये दोनों किसके बराबर हैं? ईटा आई, राइट। अब यहाँ पे एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, आगे यूज होगा, आगे फिर इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, लेकिन रिलेशनशिप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। n है 2, इसका मतलब यह है कि होल्स भी होंगे 2। n है 10⁻10, इसका मतलब है होल्स भी होंगे 10⁻10। इसी तरह डेंसिटी क्या है? डेंसिटी भी 10⁻10 होगी। हमने कहा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जब टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी उसी क्या थी? उतनी ही थी ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं n डॉट p को तो ये होगा इंट्रिंसिक डेंसिटी का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे आगे। तो खैर अब जरा आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन था जो हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन वाला, कि हम ये जो डेंसिटी है इसको हम मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या चीज़ है? ज़रा मैट्रिक एफएससी के पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। सारा नहीं बना रहा, बस थोड़ा सा मैं बीच में। ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप 5। ग्रुप 4 यानी कि जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन, ठीक, एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन के नीचे एक और एलिमेंट भी आपके पास होता है, जर्मेनियम, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको याद है? बोरॉन के आउटर शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 उसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, यानी कि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा इनके थॉट प्रोसेस को साइंटिस्ट के ज़रा सलाम दो। वो ये सोचते हैं कि यार ज़रा हम लोग क्या सिलिकॉन को मिक्स करके देखें फास्फोरस या बोरॉन के साथ, देखते हैं क्या होता है, ज़रा चेक करते हैं ना। अभी कीप दैट इन माइंड, सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसके आसपास सिलिकॉन्स हों तो वो सारे बॉन्ड बना के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो बोरॉन है ना, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स अगर साथ एक सिलिकॉन उसके आ जाए तो ये 3 और 4 7 बना देंगे, एक जगह बच जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और अगर साथ फास्फोरस मिल जाए सिलिकॉन के तो फास्फोरस और सिलिकॉन 4, इसके 4 के साथ तो बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। पहले से फास्फोरस की बात करते हैं, बोरॉन की तरफ अभी आते हैं थोड़ी देर में। पहले जो सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बनाया था वो अब जरा थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ये आपके पास क्या है, सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल। सिलिकॉन के आउटर शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपको याद होगा 1 2 3 4, ठीक। ये 4 सिलिकॉन्स के साथ आपस में मिलके इन्होंने इस तरह से बॉन्ड बना लिया, ठीक। फास्फोरस के आउटर शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ये 4 अपने अपने सिलिकॉन के साथ अगर मिला दिए जाएं तो ये 4 सिलिकॉन इसके आसपास तो सेट हो जाएंगे, लेकिन एक 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। ओके, 5वां इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इसको रिप्लेस कर दूँ फास्फोरस के साथ, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 तो बॉन्ड बना चुके हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे वो रह गया, राइट। अब ये क्या हुआ, अब ये चार्ज कैरियर की डेंसिटी में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था। ओके, समहाउ मैंने चार्ज कैरियर की डेंसिटी बढ़ा दी है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर है और भी बहुत सारे जो सिलिकॉन्स होंगे वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिखरेंगे, लेकिन सो फॉर एक फास्फोरस बीच में आ जाने से इस स्ट्रक्चर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी तो बढ़ गई ना थोड़ी सी। 10⁻10 पहले थी 300 केल्विन पे, आपको याद है थोड़ी देर पहले, कम से कम उससे तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई ना, ऐसे है कि नहीं। तो इस प्रोसेस का नाम है आपके पास डोपिंग, राइट। नॉर्मली जो रखी जाती है ना डेंसिटी, वो कुछ इस तरह से रखी जाती है, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, इसको कहते हैं डोनर। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है वो डोनर के तौर पे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर। इसकी जो डेंसिटी रखी जाती है वो रखी जाती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एन डी इस डेंसिटी का नाम है, डोनर की डेंसिटी। तो ये नॉर्मली रखी जाती है 10⁻15 से लेके 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 10⁻15 का मतलब होता है वीकली डोप्ड, 10⁻17 का मतलब होता है हाईली डोप्ड। प्रैक्टिकली इसी रेंज में रखी जाती है डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशंस। कोई कंपनी है जो कोई हाईली डोप्ड बनाना चाह रही है क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस पूरी इस तरह की हैं, कोई कंपनी है ज़्यादा वीकली डोप्ड बनाना चाह रही है क्योंकि शायद वो रैम बना रही है, कोई इस तरह की चीज़ बना रही है जिसमें उसकी एप्लीकेशंस कोई इस तरह की हो। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस ये जो डोपिंग के जो स्केल है ये चेंज होते रहते हैं। सो एनीवेज, ये था डोपिंग ऑफ फास्फोरस। अब बोरॉन भी तो है ना, बोरॉन में क्या सीन होता है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनके साथ तो सिलिकॉन मिल गया, यहां से इसने ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहां पर आपके पास एक खाली जगह रह गई, एक होल रह गया, राइट। तो ये भी आपके पास डोपिंग है, ये दूसरी तरह की डोपिंग है। फास्फोरस वाली डोपिंग थी आपके पास एन टाइप डोपिंग, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है। बोरॉन के साथ जब आपने डोपिंग की, इसको आप कहते हैं पी टाइप डोपिंग, जिसमें आपके पास एक होल आता है।
तो सिंपली यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बोरॉन और इधर मैं एक होल डाल रहा हूँ, राइट। बाकी प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही है कि नंबर ऑफ एटम्स डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन, आपने वीकली डोप्ड करने हैं, हाईली डोप्ड करने हैं, इट डिपेंड्स। सो ये चीज़ें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती रहती हैं। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को मज़ीद इसको आगे लेके चलूँगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रेनिंग एड्स वगैरह में ठीक काम करें, अदरवाइज़ मैं कोई और मीडियम ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच।